नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रोविंग मंत्रा में। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी। और हिंदी किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द एसआई और पटवारी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी हिंदी। क्योंकि एसआई का एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो हिंदी का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है 70 नंबर का। 200 के पेपर में 70 नंबर अगर आपके आ जाएंगे, 65 नंबर आ जाएंगे, तो आप लगभग 80% एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बिल्कुल करीब होंगे। तो इसलिए, और पटवारी में जो 20 नंबर की हिंदी आती है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। और हम लोग क्या कमी करते हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि हिंदी कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, उसको हम आराम से पढ़ लेंगे। और उसमें क्या करते हैं कि 20 की जगह हमारे नंबर आते हैं 15 और 14, तो वो ना आके वहाँ पे 18 या 19 पहुँचाएंगे, तो हमारे एग्ज़ाम जो पटवारी और एसआई के होंगे वो बहुत ही आराम से आपको देखने को मिलेगा कि निकल जाएंगे। तो हम लोगों की जो आज की क्लास है वो वर्णमाला की क्लास चल रही थी। 2 टॉपिक हो चुके हैं, 2 क्लासेस हो चुकी हैं वर्णमाला की, और ये आज की लास्ट क्लास है। थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊँगा और आप देखते जाइए और जल्दी जल्दी समझते जाइएगा कि क्या कैसा चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने स्वर को पूरा देख लिया था। आज से हमारे स्टार्ट होने थे व्यंजन। तो व्यंजन क्या कहलाते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु अवरोध के साथ, मतलब वहाँ पे क्या था, आप ऐसे समझिए कि जैसे पानी जा रहा है, कहीं पाइप से जा रहा है पानी, तो पानी को अपन कहीं रोकते हैं, तो वहाँ पे रोकने में ये होता है कि कठिनाई से जाता पर पानी निकलता है। ठीक है, और वहाँ स्वर में क्या होता था कि निर्वात गति से, मतलब पाइप है, पाइप में पानी जा रहा है, उसमें कोई रोक टोक नहीं हो रही। अगर अपन बीच में कहीं से कट कर दें, वहाँ से अपन दबा के पाइप को दबाएं, तो वहाँ से पानी निकलेगा, तो पर उस गति से नहीं निकलेगा। तो सीधा सीधा मेरा समझाने का मतलब यही था कि व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु अवरोध के साथ बाहर की ओर निकलती है एवं उन्हें व्यंजन कहते हैं, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता से किया जाता है। अच्छा, इनका स्वरों के साथ संबंध रहेगा, ये क्लियर बात है। जो व्यंजन होंगे उनका बिना स्वर के साथ कोई भी काम नहीं बन पाएगा, इसलिए इनका उच्चारण हम स्वरों के साथ ही लेते हैं। इनकी संख्या 33 है। यह प्रायः 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से प्रकार शुरू हो जाते हैं कि व्यंजनों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और आप यहाँ पे देखते जाइए, वर्णमाला से किन किन व्यंजन से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्वर से भी पूछे जाते हैं, पर व्यंजन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उसमें संघर्षी व्यंजन है, उत्सृप्त व्यंजन है और स्पर्श व्यंजन है। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं आगे। तो यहाँ पे अपन आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन पे। स्पर्श व्यंजन में क्या क्या है? स्पर्श व्यंजन में हम देखते हैं वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ या वायु मुख के किसी अंग को स्पर्श करते हुए। स्पर्श व्यंजन क्या क्या कहलाते हैं? जो कहलाते हैं कि जीभ या मुख का किसी भी अंग को स्पर्श करते हुए बाहर की ओर ध्वनि उत्पन्न करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है, जिन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसकी एक ट्रैक है कचट तप। कचट तप को आप याद कर लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे बहुत से बड़े बड़े जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियां कर रहे हैं, सभी हमारे दोस्त, उनको ये वर्णमाला भूल जाती है कि का खा गा घा क्या क्या, कौन सा स्टेप पहले है, क्या है। तो इसके लिए एक आसान सी ट्रिक है, वो है कचट तप। कचट तप में क्या है? का वर्ग आ जाएगा, चा वर्ग आ जाएगा, टा वर्ग आ जाएगा, ता वर्ग आ जाएगा और पा वर्ग आ जाएगा। का वर्ग में कौन कौन आते हैं? का, खा, गा, घा, इया, चा, छा, जा, झा, इया, का, खा, गा, घाड़ा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढना, ता, सा, दा, धना, पा, वा, मा। ठीक है, तो ये 5 वर्ग आपको बिल्कुल रटने पड़ेंगे, क्योंकि इन वर्गों से अभी बहुत सी चीज़ें आगे आएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है इसको याद करना। ये 5 वर्ग आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है याद करने की दृष्टि से। ठीक है, और इसको आप समझते ज़्यादा जाइए, क्योंकि ये चीज़ें समझने से बहुत ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाएंगी। ठीक है, इनके हर वर्ग के 5वें अक्षर को हम पंचमा अक्षर कहते हैं, ये याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पंचमा अक्षर कहते हैं, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डा, या, ड़ा,
ना और माँ। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी हैं कि ये सॉरी डाणा, हाँ डा या डा ना माँ को अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। अनुनासिक व्यंजन को आप समझ लीजिए, और ये पूछे जा चुके हैं, इनको अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा नंबर आ जाएगा अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुंह से घूमकर बाहर की ओर कोई ध्वनि उत्पन्न करती हो, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, और ये अंतस्थ व्यंजन इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अंतस्थ व्यंजन इतना ज़्यादा पूछा जाता है, या, रा, लावा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं क्या है। इसके आगे देखेंगे हम ऊष्म एवं संघर्षी व्यंजन है। ऊष्म एवं संघर्षी व्यंजन में क्या क्या है? वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी अंग से रगड़कर बाहर की ओर कोई ध्वनि उत्पन्न करती है, जिन्हें हम ऊष्म एवं संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सा, 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 हा। ठीक है, अब इनमें आप और आगे अभी बहुत सी चीज़ें देखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अभी देखना और समझना पड़ेंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेंगी। ये वाले जो मैं इम्पोर्टेंट बोलता जा रहा हूँ, इनको आप ज़्यादा पढ़िएगा। ठीक है, अब इसके बाद उत्सिप्त व्यंजन है। उत्सिप्त व्यंजन में वे व्यंजन वर्ण हैं जिनके उच्चारण में जीभ झटके से ऊपर नीचे होती है, एवं उत्सिप्त द्विगुण ताड़नजात आगत व्यंजन भी कहते हैं। अब इसके कितने सारे नाम हैं उत्सिप्त व्यंजन के, और हैं डा और ढा ढक्कन का। तो यहाँ पे आपने देख लिया कौन कौन सी चीज़ें, संघर्षी व्यंजन और उत्सिप्त व्यंजन। ठीक है, अब इसके आगे हम आगे चलते हैं। तो डा और ढा जो हैं वो डा और ढा शब्द के प्रारंभ में व शब्द के बीच में संयुक्त व्यंजन के रूप में आते हैं। ये शब्द के अंत में 2 स्वरों के मध्य आते हैं, जैसे ढा ढक्कन का है ढक्कन, बुढ़ापा, डा गड्ढा और जोड़। देखिए यहाँ पे जो लिखा है उसी चीज़ को यहाँ पे दर्शा दिया गया। तो ये प्रारंभ में आते हैं या 2 स्वरों के बीच में आते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ढक्कन ढा पहले आ गया, गड्ढा देखिए बाद में आ गया। ठीक है, अब इसके आगे आप देखेंगे कि जो प्रकंपित एवं लुंठित व्यंजन कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग या वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं या अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। वे वायु के वेग के कारण कांपते भी हैं। ठीक है, उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और प्रकंपित व्यंजन केवल एक कहलाता है, रा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रकंपित व्यंजन कौन सा कहलाता है। अब पार्श्व व्यंजन कौन सा कहलाता है? वह व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में वायु जीभ के अगल बगल से निकलकर बाहर की ओर ध्वनि उत्पन्न करती है, उसे पार्श्व व्यंजन कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये ला है, और प्रकंपित और लुंठित में आ जाएगा रा। तो आपको इन दोनों वर्णों के बारे में पता चल गया। अब इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। वे 2 असमान व्यंजन वर्णों के मिलने से जो नया व्यंजन वर्ण बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? छा, का मतलब का के नीचे हलंत लगेगी, आधा का कहलाता है, और सा। ठीक है, त्रा कैसे बनेगा? ता और रा से बनेगा। ज्ञा कैसे बनेगा? जा और यहाँ से। ठीक है, सरा, सा और रा से बनेगा। अब ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं उन पर टिक लगाता जा रहा हूँ, आप समझते जाइएगा। ठीक है, हिंदी शब्दकोश का सबसे आखिरी वर्ण हा कहलाता है। ये 2017 एसआई में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको नोट किया है। हिंदी शब्दकोश में क्षण शब्द का अर्थ का कहलाता है। हिंदी शब्दकोश में, अब ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई पर मैंने इसको टिक किया था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा था मुझे, इसलिए हिंदी शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ण के बाद आता है? तो जा के बाद आता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि ज्ञ को पूछा गया है, ज्ञ किसके बाद आता है? तो जा के बाद आता है। ठीक है, अब यहाँ पे और अपन आगे देखते हैं कि दिव्य व्यंजन कौन से कहलाते हैं? दिव्य, यदि 2 समान व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं होता तो उसे दिव्य व्यंजन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिव्य व्यंजन का पता करने के लिए हमने क्या लिखा? पत्ती, पा,
फिर आ, उसको तोड़ दिया हमने पूरा, पा आधा पा आएगा, पा के साथ आ रहा है तो आ लिखा, फिर ता, फिर ई, ये स्वर आ गया यहाँ पे, ठीक है। सतत लिखा है, सा आधा सा आएगा, फिर उसमें आ जाएगा, ता आएगा, ता के साथ आएगा और फिर ता आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सतत या दिव्य व्यंजन के बारे में पता चल गया। अब इसके बाद आ जाएगा स्वर या वायु के आधार पर, यह 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखना कि कैसा पूछा गया है कि स्वर और वायु के आधार पर, स्वर और वायु के आधार पर कैसे देखते हैं। तो वहाँ पे प्राण के हिसाब से, वायु के हिसाब से देखेंगे कि तो क्या कहलाता है, क्योंकि हम प्राण काय को बोलते हैं, वायु को बोलते हैं, वायु के आधार पर ही देख रहे हैं। तो वायु के आधार पर आप देखेंगे कि अल्प प्राण कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। और ये अल्प प्राण, वायु प्राण के, अब यहाँ पे वर्ग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मैंने अभी कचटतप का आपको बताया था, उसी चीज़ की ज़रूरत है कि यहाँ पे कौन कौन सा वर्ग समूह कहलाता है। वर्ग समूह आप ऐसे समझेंगे कि जैसे देखिए, मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, देखिए अब यहाँ पे वर्ग समूह कैसा कहलाएगा। वर्ग समूह ऐसे कहलाएगा कि जैसे का 1 नंबर पे आ जाएगा, खा 2 नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा, घा 4 नंबर पे आएगा और डा पंचमाक्षर ये 5वें नंबर वाले ये हो गए, चौथे नंबर वाले ये सभी हो गए, तीसरे नंबर के ये हो गए, दूसरे नंबर के ये हो गए और पहले नंबर के ये सभी हो गए। तो अब यहाँ से आप वर्ग, इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि वर्गों को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कौन कौन से वर्ग में, और ये अपन को पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। तो अपन देखते हैं अब कहाँ पहुँच गए थे अपन। हाँ, प्राण पे आ गए। प्राण पे अपन ने देखा था कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या कहलाते हैं। वर्ग 1, 3 और 5 कहलाएंगे, अल्प प्राण पे आ जाएंगे 1, 3 और 5, और 2 और 4 आ जाएंगे महाप्राण पे। और इसमें ये यारा लावा और जुड़ जाएंगे और अपने सासाहा संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अल्प प्राण क्या कहलाता है, इसको अपन देखते हैं। अल्प प्राण कहलाते हैं कि वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है, ठीक है। अब जो फेफड़ों से निकलती है, वायु की मात्रा कम निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। अल्प प्राण में क्या क्या आ जाता है, अल्प प्राण में यारा लावा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आपने देखा ही था अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, यारा लावा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं महाप्राण। महाप्राण में देखेंगे अपन कि महाप्राण वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ से जो वायु निकलती है वो ज़्यादा निकलती है, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। इन्हें हम इनके ये 2 और 4 का वर्ग कहलाता है। इनका 2 और 4 नंबर पे जो भी होंगे वो सभी कहलाएंगे। और संघर्षी व्यंजन सासाहा कहलाएंगे, तो संघर्षी व्यंजन भी इनमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल गया। अब इसके बाद देखते हैं स्वर तंतियों के आधार पर घोष। अब स्वर तंतियों के आधार पर देखेंगे। स्वर तंतियों के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है। वो किस प्रकार से बांटा गया है तो देखते हैं हम। 2 प्रकार से, अघोष और सघोष, 2 प्रकार से। अब यहाँ पे फिर से वर्ग आ गया, देखिए 1 और 2 वर्ग काव खा कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सघोष में क्या क्या आ जाएगा, 2, 3 और 4 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिएगा सा 3 आ रहे हैं संघर्षी में है, और अंतस्थ में कौन से आ रहे हैं, यारा लावा हा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है, क्योंकि ये घोष हैं, तो अघोष और सघोष में बहुत ज़्यादा आता है कन्फ्यूज़न। तो इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के पढ़िएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न आपको क्वेश्चनों में दिक्कत देगा। इसलिए आपको ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट और समझ के पढ़ने वाली है, ठीक है। अब इसके आगे आप आ जाइए तो इनको पढ़ लेते हैं, क्या कहलाते हैं। अघोष वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण स्वर तंतियों में कंपन नहीं होता है, उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। इनके अंतर्गत व्यंजन वर्ण का 1 और 2 तथा साथ ही सा तीनों सा आ जाएंगे, ठीक है, वर्ण आते हैं। अब यहाँ पे सघोष कौन से कहलाते हैं, वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंतियों में कंपन होता है, उन्हें सघोष घोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यंजन यारा लावा और हा आ जाता है, ठीक है। प्राण तथा घोष से व्यंजन वर्ण की पहचान होती है, ठीक है। आपको ये पता चल गया। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लिखी है, क्या लिखी है
कि प्राण एवं घोष से व्यंजन वर्ण की पहचान होती है। जो हमने पिछला देखा वायु के आधार पर या प्राण के आधार पर, यहाँ घोष के आधार पर देख लिया। ठीक है, यहाँ पे एक दो ठो क्वेश्चन है। ऐसे वर्ण जो अघोष व अल्पप्राण दोनों में आते हैं, तो 1 और 2, और यहाँ पे एक यहाँ पे भी आ रहा है, एक यहाँ पे भी आ रहा है अघोष और अल्पप्राण में, तो वर्ग 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं ऐसे वर्ण जो सघोष व अल्पप्राण हो, बताइए। ठीक है, और यहाँ पे सघोष और अल्पप्राण भी बताना था, तो इसमें कौन कौन से हैं, इसमें आ जाएंगे 3, 4, 5 और 1, 3, 5, ये तो दोनों के हो गए। अब यहाँ से अपन को दोनों को निकालना है, तो कौन कौन से निकल रहे हैं देखिएगा आप। यहाँ से देखिए इसमें 11 लावा भी आ जाते हैं, इसमें 11 लावा आ रहे हैं, तो यहाँ पे इनमें कॉमन आ रहा है 3 और 5, 11 लावा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कॉमन कौन से। अयोगवाह वर्ण क्या कहलाते हैं, वे वर्ण जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, अपितु परिस्थितियों के अनुसार वे स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। तो ऐसे वर्णों को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। और वो कौन कौन से कहलाते हैं, वे कहलाते हैं अंग और आहा। आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पर कि अंग और आहा दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। जब किसी वर्ग विशेष को स्वर रहित किया जाता है तो उसे हलंत लगा दी जाती है। अब जैसे का, खा, गा, ये सब स्वर रहित हैं। ठीक है, इनमें हलंत लगी है ना, है। हलंत क्या कहलाती है, जब किसी शब्द में कोई हल प्रयुक्त किया जाता है तो उसे हम हलंत कहते हैं। जैसे विराट, सद्वाणी, सतत, तो इसमें देख रहे होगे ये नीचे लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाती है, हलंत कहलाती हैं। आप सभी जानते होंगे क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले सभी को पता होगा कि ये हलंत क्या कहलाती है। बलाघात क्या कहलाता है, किसी वर्ण विशेष या अक्षर विशेष पर बल देने की प्रक्रिया को बलाघात कहते हैं। जैसे संगम, संगम क्या कहलाता है, शब्दों के मध्य उच्चारण के कारण होने वाली दूरी को संगम कहते हैं। इसके अभाव के कारण कभी कभी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला कुल 45 के स्वर और व्यंजन मिला के 35 व्यंजन हो जाते हैं, 10 स्वर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देख रहे हैं अब कौन कौन से टोटल अपने वर्ण हो रहे हैं। तो देखिए स्वर कौन कौन से हैं, आ, ई, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, तो यहाँ पे टोटल 10 हो गए। अब व्यंजन आपके ये तो 25 हो गए, आपको पता ही है, अभी आपने देखा था पूरे वर्ग आपके। ठीक है, इसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन 11 लावा है, उसमें संघर्षी व्यंजन सा, 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 हा, उस्सृत व्यंजन है डा और ढा, ये 35 हो गए। लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल 52 स्वर और व्यंजन होते हैं, तो 13 स्वर हो जाते हैं और 4 व्यंजन। देखिए यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया है, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कई बुक्स से निकाल के मैंने पूरा नोट्स बनाया है, खुद लिखा हुआ है, खुद मेहनत की है, इसलिए आप लोग बहुत सपोर्ट कीजिएगा। मैं ऐसे ही अपना और नोट्स बनाऊँ, आप लोगों को और अच्छी जानकारी देता रहूँ। अब ये वर्णमाला आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसको मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, इसको आप केवल समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने उच्चारण स्थान बताया है, फिर वर्णों के नाम बता दिए हैं, स्वर बता दिए कौन कौन से, और व्यंजन। तो ये आपके कंठ से कौन कौन से निकलते हैं, तो कंठ से आ भी निकलता है और क्या बोलते हैं, बड़ा भी निकलता है, काखा गाघाड़ा निकलते हैं। तालव्य से क्या क्या निकलता है, ठीक है, मूर्धा से क्या क्या निकलते हैं, दंत से क्या क्या निकलता है, व्यंजन वर्ण सब कुछ दिया हुआ है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये जो हमने आपको बना के दे दी है ये कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अतिरिक्त वर्ण। अतिरिक्त वर्ण कौन कौन से हैं, परंपरागत अतिरिक्त वर्ण कहलाते हैं अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग एवं हलंत। ये चारों चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सारणी बना के बताया जिससे आपको समझ में आ जाए। नवविकसित अतिरिक्त, देखिए अरबी आपको ये नवविकसित चीज़ें हैं, ठीक है, फारसी हो गया, तुर्की हो गया, अंग्रेजी, ये सभी चीज़ें नवविकसित हैं। और उस्सृत व्यंजन आपको पता ही है, आपने पहले देख लिया था। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब स्वर यहाँ पे मैंने पूरे एक बार फिर से लिखे हैं कि आपको एक बार और बता सकूं। ठीक है, तो स्वर आपने देख लिए कौन कौन से हैं, आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ,
रा ऋषि का हो गया, अंग आहा 13 हो गए टोटल, ठीक है। व्यंजन होगा ये 25, ये तो आपको बहुत ज़रूरी है रटना, बिल्कुल आपको ये रटना ही पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन में आपको बताया था मैंने, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से कहलाते हैं, यारा लावा है और उसमें संघर्षी सा सहा, तो ये दोनों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। अब इन दोनों की संख्या कितनी हो गई, 8। अब 8 होने के बाद संयुक्त छा त्रा ज्ञा श्रा, ये 4 हो गए, ठीक है। उत्सृप्त हो गए डा और ढा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन अभी पिछली बार आया था 2017 में, इसलिए मैंने इसको लिखा है कि वैदिक स्वरों की संख्या कितनी है, 14। इसमें रा आ जाता है बस, और कुछ नहीं है, बकाया जितने भी स्वर मैंने अभी आपको बता दिए वही हैं। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि हिंदी की जो वर्णमाला की क्लास है आज हमारी पूरी हो गई है। वर्णमाला में लगभग कोई भी चीज़ नहीं रह गई है। अगर कोई भी चीज़ रही होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि क्या रह गई, मैं उस चीज़ को सुधार के आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ सभी दोस्तों मित्रों से मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हिंदी आप अभी से पढ़ेंगे, अगर 1 घंटे का टाइम देते जाइए, मेरे वीडियो देखते जाइए और क्वेश्चन लगाते जाइए, आपसे वादा करता हूँ कि 65 से कम नंबर आपके SI में नहीं आएंगे और 18 से कम नंबर आपके पटवारी में नहीं आएंगे। तो प्लीज़ आप दोस्तों को शेयर कीजिए मेरा वीडियो, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप अपना मुझे प्यार बनाए रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।